स्प्रिंग 2024 का क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करने लगे हैं। और ये हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वैक का सवाल है। इस सवाल में लिखा हुआ है आर्किटेक्ट मेरिडियन लिमिटेड AML specializes in the establishment, maintenance, and operation of a fiber optic cable system. Following information has been extracted from the latest financial statements of AML. 10 million ordinary shares at rupees 10 each, 100 million. 11% bank loan, 15 million. The risk-free rate of return is 9%. So सबसे पहले आपके पास रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है और वो दिया हुआ है 9% का। While the risk premium is 6%, फिर आपको रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है 6% का। रिस्क प्रीमियम क्या होता है? रिस्क प्रीमियम क्या होता है? मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। रिस्क प्रीमियम क्या होता है? मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, जो कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में आपने डिस्कस करा होगा। फिर लिखा हुआ है द इक्विटी बीटा फॉर AML's शेयर इज 1.1। बीटा इक्विटी दिया हुआ है आपको। बीटा इक्विटी क्या होता है? बीटा इक्विटी कंपनी के बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क दोनों को मेजर करता है। द मार्केट वैल्यू ऑफ AML's शेयर इज ₹45 ईच। अच्छा, मार्केट प्राइस पर शेयर 45 है, तो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स कितनी होगी? 45 मल्टीप्लाइड बाई 10 मिलियन। ठीक है रो, जो आपको 45 दी हुई है वो एक शेयर की प्राइस दी हुई है। और अगर हम ऊपर वाली इंफॉर्मेशन देखें तो कंपनी के पास 10 मिलियन शेयर्स है। ठीक है ना? तो हमने 10 मिलियन को 45 से मल्टीप्लाई किया, सारे शेयर्स की वैल्यू आ गई। जितने भी कंपनी के पास टोटल शेयर्स हैं उसकी वैल्यू 450 मिलियन आ रही है एंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाई 5% पर एनम। अच्छा, जो मार्केट प्राइस पर शेयर है उसका एक ग्रोथ रेट दिया हुआ है और वो 5% का है, यानी कि ये वैल्यू हर बार 5% से इंक्रीज होती रहेगी। फिर एक एक्सपेंशन का प्लान है। AML इज ऑल सेट टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस बाय एक्वायरिंग अ लोकल फाइबर ऑप्टिक बिजनेस फॉर ₹240 मिलियन। अच्छा, हम एक एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। ऊपर वाली इंफॉर्मेशन हमारी करंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, एक्सपेंशन के लिए हम किसी एक बिजनेस को परचेज करने जा रहे हैं या एक इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, किसी को एक्वायर कर रहे हैं। और फंड्स नीडेड, यानी कि जो मुझे पैसों की जरूरत है, जितना मुझे पैसा चाहिए वो 240 मिलियन। ठीक है जी, यहां तक सब सही है? यहां तक बताइएगा सब सही है? ठीक है जी, तो ये हालात है एज ऑफ नाउ। जो इंफॉर्मेशन सवाल में है वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फॉर दिस वेंचर AMS management is considering either of the following two financing proposals. अब हम इन दोनों में से एक काम करने के लिए जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1, या तो हम क्या करेंगे, इशू राइट शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर। द इक्विटी बीटा विल रिमेन अनचेंज्ड अंडर दिस प्रपोजल। पहला ऑप्शन हमें यह दिया हुआ है कि हम राइट शेयर्स इशू करें। राइट शेयर्स क्या होता है? राइट शेयर्स का मतलब होता है कि जो मेरे एग्जिस्टिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनको मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में बताऊं और उनको बोलूं कि वही कुछ मजीद पैसा मुझे दे दें।
और उनको नए शेयर्स दिए जाए और उनसे पैसे लिए जाएं। 10 रुपए के प्रीमियम का क्या मतलब है? 10 रुपए के प्रीमियम का मतलब यह है कि जितनी भी अभी इसकी वैल्यू चल रही है उससे 10 रुपए ज्यादा मांगो। ठीक है। सेकेंड है, इशू 13% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एट पार वैल्यू ₹1000 ईच। ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पर चले डाल देते हैं ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 ये है कि मैं कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू करूं। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं? कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में हम किसी से उधार पैसा लेते हैं, लेकिन जब उसकी टर्म पूरी होती है तो या तो हम उसको उसका उधार वापस कर देते हैं या उसको बोलते हैं कि तुम अपने उधार वाले पैसे वापस ना लो बल्कि कंपनी के नए शेयर्स एक्वायर कर लो। ठीक है। 13% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू करूंगा, यानी कि और इसकी जो पार वैल्यू है वो ₹1000 है। इसका मतलब ये हो गया कि जो कोपॉन रेट है वो 13% है। कोपॉन रेट 13% होने का मतलब ये है कि मैं सालाना 13% का इंटरेस्ट दूंगा, सालाना 13% रिटर्न दूंगा। अच्छा, इसकी जो पार वैल्यू है, इसकी जो पार वैल्यू है वो कितनी है? 1000 है पार वैल्यू, फेस वैल्यू होती है। द बॉन्ड होल्डर विल हैव अ राइट टू ईदर कन्वर्ट ईच बॉन्ड इनटू 15 ऑर्डिनरी शेयर्स और रिडीम इट एट पार एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। तीसरे साल के आखिर में जो बॉन्ड होल्डर्स होंगे, जिनसे मैंने उधार लिया है, जिन्होंने मेरी कंपनी में उधार दिया है, उनके पास एक ऑप्शन होगा कि या तो वो कंपनी के 15 शेयर्स ले लें या फिर उसको रिडीम करवा लें एट पार पर। यानी कि एट एंड ऑफ थर्ड ईयर बॉन्ड होल्डर्स क्या कर सकते हैं? 15 शेयर्स और ₹1000। ठीक है। This proposal will result in an increase in equity beta of 1 to 1.2। यानी कि ऐसा होगा कि अगर मैंने इस ऑप्शन को ऑप्ट किया तो मेरा इक्विटी बीटा 1.2 पर चला जाएगा। टैक्स रेट एप्लीकेबल टू AML इज 30%। जो टैक्स रेट एप्लीकेबल है पूरे सवाल में वो 30% का है। Recommend the financing proposal that would result in a lower weighted average cost of capital। यानी कि इसमें से कौन सा प्रपोजल ऐसा है, ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2, जिससे मेरा जो मौजूदा करंट अभी का वैट है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो लोअर हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए करना क्या होगा? पहले तो मुझे अपना करंट वैक ढूंढना होगा, फिर ऑप्शन नंबर 1 के हिसाब से वैक ढूंढना होगा, फिर ऑप्शन नंबर 2 के हिसाब से वैक ढूंढना होगा, और ये देखना होगा कि मेरा करंट वैक ऑप्शन नंबर 1 के वैक से कंपेयर करते हैं तो कम हुआ है या नहीं, और अगर करंट वैक ऑप्शन नंबर 2 का जो वैक है उस पर जाते हैं तो कम हुआ है या नहीं। सवाल की थीम समझ गए हो? डेटा समझ गए हो? चीजें लिख ली हैं? मुझे जरा कंफर्म कर दो। ठीक है जी। अच्छा, तो अब इस सवाल में सबसे पहले तो मौजूदा हालात की बात करते हैं। हम ये देखते हैं कि एज ऑफ टुडे, एज ऑफ नाउ, राइट नाउ, अभी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2 है, उन ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2 से पहले का मेरा वैक कितना है। ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, रिकमेंड अ फाइनेंसिंग प्रपोजल दैट वुड रिजल्ट इन अ लोअर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वैक। अच्छा, अब मैं ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जाऊं या ऑप्शन नंबर 2 की तरफ जाऊं, मुझे ये देखना है कि किस में हमारा वैक कम है। देखो करंटली क्या क्या है कंपनी के पास, करंटली क्या क्या है, करंटली एक्सपेंशन प्लान को भूल जाओ। तो करंटली कंपनी के पास कुछ इक्विटी है। ठीक है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम? क्या आपको कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल आता है? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल क्या कहता है? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा इक्विटी इनटू रिस्क प्रीमियम। ऐसा है या नहीं? बताओ भाई। अगर हम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल यूज करते हैं, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के हिसाब से
हम अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी की कैलकुलेशंस की तरफ जाते हैं तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी की कैलकुलेशंस के लिए कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल ये कहता है कि आप रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न को में ऐड कर दो बीटा इक्विटी इनटू रिस्क प्रीमियम। तो हमारे पास रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 9% है, हमारे पास बीटा इक्विटी 1.1 है, और हमारे पास रिस्क प्रीमियम 6% है। ठीक है, बात समझ में आई? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हमारे पास 9% है, हमारे पास बीटा इक्विटी 1.1 है, और हमारा रिस्क प्रीमियम 6% है। तो इसका मतलब ये हो गया कि करंटली जो मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, अभी का जो मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी है एज ऑफ नाउ, राइट नाउ, मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15.6% बनता है। ठीक है, अच्छा फिर वैल्यू ऑफ इक्विटी तो हमारे पास है। अच्छा हमारे पास फिर कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट कितना है? देखो जब मैं बैंक से लोन लेता हूं ना, और 11% बैंक लोन है, तो बैंक के लोन की मार्केट वैल्यू भी वही होती है जो अमाउंट है लोन का, यानी कि 15 मिलियन। और बैंक के लोन का जो कॉस्ट ऑफ डेट होता है वो भी वही होता है जो परसेंटेज बैंक मांग रहा है, यानी कि 11%। अच्छा ये 11% जो होगा ये प्री टैक्स होगा, इसको पोस्ट टैक्स अगर करना होगा तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 माइनस टैक्स रेट से। ठीक है, और अगर प्री टैक्स लिखना होगा तो वो 11% होगा। देखिए आपका जो कॉस्ट ऑफ डेट है ना वो सिंपली 11% है जो आपका बैंक का लोन है, लेकिन ये 11% मैं कह रहा हूँ प्री टैक्स। ये 11% मैं कह रहा हूँ प्री टैक्स, पोस्ट टैक्स करना होता तो इसको 1 माइनस 30% यानी कि 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कितना? मार्केट वैल्यू ऑफ डेट जो है वो 15 मिलियन है, जितना लिखा हुआ आ रहा है बैंक का लोन। ठीक है, तो करंट मेरा वैक कितना है? अभी मेरा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? अगर अभी का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ढूंढता हूं तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट। लेकिन क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ डेट मैं प्री टैक्स ले रहा हूं, पोस्ट टैक्स नहीं ले रहा, तो अब मुझे इस फॉर्मूले में इसको 1 माइनस 30% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर कॉस्ट ऑफ डेट पोस्ट टैक्स ले लेता तो मैं 1 माइनस 30% से मल्टीप्लाई नहीं करता। अगर मैं प्री टैक्स ले रहा हूं तो फिर मुझे इधर इसको 1 माइनस 30% से मल्टीप्लाई कर कर पोस्ट टैक्स करना होगा, मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ डेट। ये सारी की सारी कॉस्ट आ गई, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट, यानी कि 450 मिलियन प्लस 15 मिलियन। ठीक है जी, तो ये कितना आ जाता है भाई? ये आ रहा है 15.35%। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, ये बात समझ में आ गई। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट पोस्ट टैक्स इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ डेट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। अच्छा अब ये जो वैल्यू आई है ना आपकी, ये वैल्यू आपकी वैक की आ गई है, मौजूदा वैक की मौजूदा वैल्यू, वैक की, वैक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैक की आज की अभी की वैक की वैल्यू है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की वैल्यू। अब हम आ जाते हैं ऑप्शन नंबर 1 पर, राइट्स इशू वाले केस पर। इशू राइट्स shares at a premium of rupees 10 per share, the equity beta will remain unchanged under this proposal। पहला ऑप्शन ये था कि जितने भी मुझे पैसे चाहिए वो मैं राइट्स इशू के जरिए ऑब्टेन कर लूं, और जब मैं राइट्स इशू के जरिए ऑब्टेन करूंगा तो मैं राइट्स इशू कर रहा हूँ 10 रुपए के प्रीमियम पर, 10 रुपए के प्रीमियम पर मैं राइट्स इशू कर रहा हूँ, और उससे मुझे मेरे पैसे रिसीव हो जाएंगे, मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है जी, और इस ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? द इक्विटी बीटा वुड रिमेन अनचेंज्ड अंडर दिस प्रोपोजल। उसने ये भी कह दिया कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो इक्विटी बीटा है वो अनचेंज्ड रहेगा, वो चेंज नहीं होगा।
जितने भी पैसे आपको, जितने भी पैसों की जरूरत है, वो सारे के सारे पैसे आप जो है वो राइट्स इशू के जरिए ले लोगे। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं राइट्स इशू के लिए जाता हूँ, अगर मैं राइट्स इशू के लिए जाता हूँ, तो मुझे कितने पैसे रिसीव होंगे? न्यू फंड्स कितने मिलेंगे? कितने पैसे मैं राइट्स इशू के जरिए लोगों से लूंगा, हासिल करूंगा, ऑब्टेन करूंगा? बताओ, कितने पैसे लोगों से लूंगा? 240 मिलियन। बिकॉज यही तो पैसे मुझे चाहिए थे, मैं लोगों को बोलूंगा 240 मिलियन रुपीस मुझे दे दें। अच्छा, ये जो न्यू फंड्स मैंने ऑब्टेन करे हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इसकी क्या होगी न्यू फंड्स की, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? ये लोग मुझसे कितना डिमांड करेंगे, कितना रिटर्न डिमांड करेंगे, कितना कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा, बताओ? वो कह रहे हैं बीटा इक्विटी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब नए फंड्स जो लूंगा उसका जो 3.6 ही होगी ना? ये जो न्यू फंड्स हैं ये इक्विटी के तौर पर है ना? ये जो नए पैसे ले रहा हूँ, राइट शेयर्स लेने का मतलब ये है किसी से लोन नहीं ले रहा, मैं लोगों से, अपने शेयर होल्डर से मजीद पैसा ले रहा हूँ। और सवाल कहता है कि इक्विटी बीटा उतना ही रहेगा, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न भी उतना ही है, रिस्क प्रीमियम भी उतना ही है, तो कैपेम से आंसर भी वही आएगा। यानी कि ये लोग भी मुझे जो फंड्स देंगे एडिशनल, वो 15.6% पर ही देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब मेरे पास एक और टाइप के फंड्स होंगे, और वो इक्विटी ही कहलाएगी, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी 15.6% होगी। अच्छा, अब क्या होगा? अब लेट से मैं ऑप्शन नंबर 1 के लिए जाता हूँ, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या बन जाएगी? कुछ पैसे मेरे पास पहले से थे जिनकी मार्केट वैल्यू हुई थी, और कुछ पैसे और ऑब्टेन करे, 690 है। हाँ जी, जरा कंफर्म करिएगा। 450 मिलियन पहले वाले और 240 मिलियन नए वाले, 690 होगा। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 450 मिलियन वालों की भी 15.6% है, 240 मिलियन वालों की भी 15.6% है। इसका मतलब पूरे के पूरे 690 मिलियन की कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15.6% ही होगी। सीधा रख दिया उसने सवाल आपके सामने। अच्छा, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, कोई डेट होगा क्या कंपनी का? जी हाँ सर, जो बैंक लोन अभी था वो तो अपनी जगह है ना। नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए 240 मिलियन की जो जरूरत थी वो आपने लोगों से ले ली है, लेकिन जो उधार आपका चल रहा है वो उधार तो अपनी जगह पर इन इट सेल्फ ऐसे ही मौजूद है। और कॉस्ट ऑफ डेट कितना होगा? कॉस्ट ऑफ डेट भी उसका वही होगा, वो बैंक लोन है। तो जनाब, अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 के लिए जाता हूँ तो वैक क्या बनेगा? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वन माइनस वन माइनस टैक्स रेट। सर, ऐसा क्या हम हमेशा वैक के फॉर्मूले में करेंगे? बेटा, अगर आप प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट ले रहे हो तो वैक के फॉर्मूले में फिर उसको आपने 1 - 30% से पोस्ट टैक्स करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा। अलबत्ता अगर आप इसको प्री टैक्स नहीं और 11% नहीं लेते हो और उसको पहले ही पोस्ट टैक्स कर चुके हो, पहले ही उसको 1 - 30% से मल्टीप्लाई कर चुके हो, तो फिर दोबारा नहीं करोगे। और नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा आपके पास मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। ठीक है जी। तो ये 15.432% बनता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? सही है। आसान सा काम था, कोई मुश्किल काम नहीं था। आसान सा काम था, कोई मुश्किल काम नहीं था। ठीक है, आराम से देख लें यहां तक। ये एक्सेल फाइल भी आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, आप आराम से इसको देखें।
आसान सा काम है, कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नए फंड्स ऑब्टेन करे हैं और नए फंड्स के हिसाब से हमने वर्किंग कर दी है। क्लियर है? सही है। तो ये आपका पहला ऑप्शन था। पहले ऑप्शन के हिसाब से आपका जो वैक आ रहा है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रहा है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका आता है 15.432%। 15.432%। अच्छा, ऑप्शन नंबर टू ये था कि मैं कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के लिए जाऊं। ऑप्शन नंबर टू ये था कि कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के लिए जाऊं। अच्छा, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के लिए जाऊंगा ना, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जो है ना, वो क्या होते हैं, मालूम है ना? कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में जो बॉन्ड होल्डर होता है, जो कंपनी को उधार देता है, उसके पास एक ऑप्शन होता है कि जब वक्त पूरा हो जाएगा, तो उस वक्त के पूरे हो जाने के बाद या तो वो कंपनी के कुछ शेयर्स ले लेगा या अपने पैसे वापस ले लेगा। और अगर हम इस बॉन्ड होल्डर की बात करें तो हमें ये देखना पड़ता है कि ये बंदा करेगा क्या। देखो, वापस से हम यहाँ पर पढ़ते हैं, बोलते हैं इशू 13% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एट पार वैल्यू ₹1,000 ईच। The bondholders would have a right to either convert each bond into 15 ordinary shares or redeem it at par at the end of the third year. This proposal will result in an increase in equity beta to 1.2। अच्छा जी, अब आप बॉन्ड होल्डर होकर सोचो। आप बॉन्ड होल्डर बनकर सोचो। ठीक है, एज अ बॉन्ड होल्डर आप क्या करोगे? एज अ बॉन्ड होल्डर बनकर आपको जो है ना वो सोचना पड़ेगा। देखो, आपके पास ईयर नंबर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है। और लेट से आप बॉन्ड होल्डर हो। बॉन्ड होल्डर यानी कि आपने कंपनी को उधार दिया है। आपने कंपनी को उधार दिया है, कैश फ्लोज। आपने कंपनी को क्या दिया है? क्या दिया है? क्या दिया है? उधार। कितना दिया है और कब दिया है? ईयर नंबर 0 पर, यानी कि आज उधार दिया है। कितना उधार दिया है कंपनी को? लेट से आप 240 मिलियन, नहीं चलो हम 1,000 रुपए की वर्किंग करते हैं। लेट से देखो, इतने सारे लोगों को कंपनी ने बोला होगा ना, 1,000 रुपए दो, 1,000 रुपए दो, 1,000 रुपए दो, 1,000 रुपए दो, टोटल 240 मिलियन जमा करा होगा। लेट से आप उसमें से एक बंदे हो, तो आपने कंपनी को आज 1,000 रुपए दिए, आपकी जेब से 1,000 रुपए गए। पहली बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि आपकी जेब से आज 1,000 रुपए चले गए। पहली बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि आपकी जेब से आज 1,000 रुपए चले गए। ठीक है। अच्छा, बदले में क्या मिलेगा? 13% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है एट पार वैल्यू ऑफ ₹1,000 ईच। इसका मतलब ये है कि पहले साल के आखिर में मुझे 1,000 का 13%, यानी कि मुझे 13 रुपए का, 130 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। ये इंटरेस्ट प्री टैक्स है। ठीक है, हम क्योंकि केडी पोस्ट टैक्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हम इसको 1 - 30% से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ठीक है। 1,000 का 13% इंटरेस्ट का अमाउंट बना, और हम तो क्योंकि कंपनी की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं ना, हम तो कंपनी का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमें पता है कि कंपनी किसी को अगर किसी से उधार लेती है और उस उधार पर इंटरेस्ट देती है, तो उसको एक सेविंग्स भी होती है, उसका टैक्स का एक्सपेंस जो है वो रिड्यूस हो जाता है, उसको टैक्स जो है वो कम देना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब 1,000 का 13% लिया और उसको 1 - 30% से मल्टीप्लाई किया कंपनी के एंगल से। अच्छा, फिर सेकेंड ईयर में क्या होगा? सेकेंड ईयर में कंपनी वापस सोचेगी कि यार इस बंदे को 1,000 का 13% जो इंटरेस्ट बनता है वो देना है। फिर कंपनी ये सोचेगी कि जब हम किसी को इंटरेस्ट देते हैं तो हमारा एक फायदा भी होता है, हमारी टैक्स की बचत भी होती है। तो 91 हो गया। तीसरी बार वापस से 1,000 का 13% इंटरेस्ट बनता है, और फिर मुझे 1 - 30% एज अ कंपनी फायदा हो रहा है। ये तो इंटरेस्ट की बात हो गई। अच्छा, मैं यहाँ पर ये जो कैश फ्लोज ड्राफ्ट कर रहा हूँ ना, ये पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज ड्राफ्ट कर रहा हूँ। मैं पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज ड्राफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है।
देखो, कंपनी को पहले दिन 1,000 रुपए मिले। फिर कंपनी को 91 और 91 रुपीज नेट ऑफ टैक्स देने पड़े। दिए कंपनी ने 130 है बेटा, दिए कंपनी ने 130 है। मैं जरा यहां पर वर्किंग करता हूं। एक इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है साल का? अगर कोई ये पूछेगा कि कंपनी का इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है, तो तुम बोलोगे 1,000 का 13% है। लेकिन हमने ये पढ़ा है कि जब इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है ना, जब कंपनी इंटरेस्ट देती है, तो जब उसका टैक्स कैलकुलेट होता है तो ये इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस होता है और फिर टैक्स लगता है। तो अगर कंपनी का 130 रुपए से खर्चा इंक्रीज हो रहा है, तो कंपनी को 130 का 30% जो टैक्स बनता है वो कम देना पड़ेगा। यानी कि कंपनी को टैक्स सेविंग्स भी होंगी, टैक्स सेविंग्स होंगी, वो 130 का 30% होगी। तो कंपनी की जो नेट कॉस्ट होगी वो 130 - 39 होगी। ये समझते हो ना? ये लेक्चर्स में, बेसिक लेक्चर्स में कवर्ड है ना? जी बेटा, कवर्ड है ना? सही है। अच्छा, अब तीसरे साल एक और चीज कंपनी की तरफ से जाएगी। सर वो क्या है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ था, द बॉन्ड होल्डर्स विल हैव अ राइट टू ईदर कन्वर्ट ईच बॉन्ड इनटू 15 ऑर्डिनरी शेयर्स और रिडीम इट एट पार एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तीसरे साल के आखिर में बॉन्ड होल्डर से ये पूछा जाएगा कि आपको आपके 1,000 रुपए हम वापस दे दें, या आपको कंपनी के शेयर्स वापस, शेयर्स चाहिए। क्या क्या आपको कंपनी के 15 शेयर्स वापस चाहिए? तीसरे साल के आखिर में बॉन्ड होल्डर्स को कहा जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि क्या हम आपको आपके 1,000 रुपए वापस दे दें, या अगर आपको 1,000 रुपए अपने वापस नहीं चाहिए तो कंपनी के 15 शेयर्स ले लो। ठीक है? क्या पूछा जाएगा? या तो आप 1,000 रुपए ले लो अपने वापस, बात खत्म हुई। 3 साल के लिए आपने उधार दिया था, हर साल आपने आपको इंटरेस्ट दिया और फिर आप अपने 1,000 रुपए ले लिए, या फिर आप कंपनी के 15 शेयर्स ले लो। अब हम ये कहते हैं कि एक जो बॉन्ड होल्डर होगा वो क्या करेगा? क्या बॉन्ड होल्डर 1,000 शेयर्स लेगा, या बॉन्ड होल्डर कंपनी के 15 शेयर्स लेगा? सर बॉन्ड होल्डर जिसमें उसको ज्यादा फायदा होगा, जिसमें बॉन्ड होल्डर को ज्यादा फायदा होगा वो काम करेगा ना। अगर 1,000 रुपए एक जगह पर है और एक जगह पर कंपनी के 15 शेयर्स है और उन 15 शेयर्स की वैल्यू लेट से 2,000 रुपए बनती है, तो ये 15 शेयर्स लेगा। अगर उन 15 शेयर्स की वैल्यू 200 रुपए बनती है, तो ये 1,000 रुपए लेगा। यानी कि बॉन्ड होल्डर हमेशा क्या करेगा? हायर इन वैल्यू वाली चीज को सेलेक्ट करेगा। जिस चीज की वैल्यू ज्यादा होगी, 1,000 रुपए की वैल्यू ज्यादा होगी तो 1,000 रुपए, 15 शेयर्स की वैल्यू ज्यादा होगी तो 15 शेयर्स लेगा। अब सर ये तीसरे साल के आखिर में 15 शेयर्स की वैल्यू हमें क्या पता, हम तो आज उधार दे रहे हैं। अच्छा, बॉन्ड होल्डर ने ये चीज डिसाइड करनी होती है 3 साल बाद। 3 साल बाद वाले दिन इससे पूछा जाएगा कि भाई तुम्हें क्या करना है। अच्छा, हम अपनी वर्किंग्स के लिए एक एक्सपेक्टेड वैल्यू यूज करते हैं। वो कैसे? देखो जरा यहाँ पर अगर टॉपर आए, लिखा हुआ है द मार्केट वैल्यू ऑफ एम शेयर्स इज ₹45 ईच एंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 5% पर एनम। उसने हमें ये लिख कर दिया था कि आज कंपनी के एक शेयर की वैल्यू 45 रुपए है, और ये वैल्यू जो है ना वो हर साल 5% से इंक्रीज होगी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं शेयर्स की बात करूं, ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, आज कंपनी का एक शेयर 45 का है, आज कंपनी का एक शेयर 45 का है, आज कंपनी का एक शेयर 45 का है। हर साल इसकी वैल्यू 5% से बढ़ेगी। एक साल बाद 1.05 से मल्टीप्लाई किया, 5% इंक्रीज, 5% इंक्रीज करेंगे, यानी कि हम 1.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 वाला शेयर एक साल बाद एक्सपेक्टेड है कि 47.25 का हो जाएगा। मजीद एक साल बाद कितने का हो जाएगा? वापस से इसको 1.05 से मल्टीप्लाई करो, 49.6125। मजीद एक साल बाद कितने का हो जाएगा? 49.6125 को 1.05 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 52.09। सर क्या हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। एस इज इक्वल टू पी 1 + I की पावर n। ठीक है? आज जो चीज 45 की है, अगर हर साल उसकी वैल्यू 5-5% बढ़ रही है, तो तीसरे साल के आखिर में एक्सपेक्टेड है कि उसकी वैल्यू
9313 हो जाएगी। और 15 शेयर्स की वैल्यू क्या होगी? टोटल वैल्यू ऑफ 15 शेयर्स, 15 शेयर्स की वैल्यू क्या होगी? 52.09313 मल्टीप्लाइड बाय 15, 15 शेयर्स की वैल्यू 781.3969 हो जाएगी। अब मुझे खुद सोचकर बताओ कि मैं तुम्हें बोलूं कि यार या तो मुझसे 1000 रुपए ले लो या तो 781.39 के शेयर्स ले लो। तुम बॉन्ड होल्डर हो, क्या करोगे? क्या तुम कंपनी के शेयर्स लोगे? क्या कंपनी के 15 शेयर्स लोगे जिसकी वैल्यू कोई 780 रुपए बन रही है? या क्या तुम 1000 रुपए ले लोगे? तो आप सबका जवाब ये होना चाहिए कि सर हम, जाहिर सी बात है कि 1000 रुपए लेंगे वापस, ओ सॉरी हाँ 1000 रुपए लेंगे वापस क्योंकि वो ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि तीसरे साल के आखिर में एक तो इंटरेस्ट जो मिल रहा था वो अपनी जगह जमा, ये शेयर होल्डर 1000 रुपए वापस लेगा तो कंपनी को उसको 1000 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब तीसरे साल के आखिर में जो टोटल वैल्यू है वो 1091 बनती है। सही है जी। अच्छा, अब हमने ये इस बॉन्ड के एक बॉन्ड के कैश फ्लोज ड्राफ्ट करें। ठीक है, ये चीज याद रखना कि डेट, जो कॉस्ट ऑफ डेट है ना, कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर दैट डेट। कॉस्ट ऑफ डेट इक्वल होता है उस डेट के इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि आईआरआर के बराबर होता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट किसके बराबर होता है? आईआरआर के बराबर होता है। तो अब हमें इससे हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए क्या करा जाता है? दो डिस्काउंट फैक्टर्स एज्यूम करे जाते हैं, याद है? याद है भाई? ठीक है, तो पहला डिस्काउंट फैक्टर हम एज्यूम करते हैं, डिस्काउंट फैक्टर ले लेते हैं एट लेट से 6%। सही है। अच्छा जी, तो पहला हो जाएगा 1/1 प्लस 6% पावर 0। दूसरा हो जाएगा पावर 1, फिर पावर 2, फिर पावर 3। और प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4। प्रेजेंट वैल्यू देख ली मैंने, काफी क्विक कर लिया। ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी एक्सेल मौजूद है, आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन करा वो ये जो आप बचपन से करते हुए आ रहे हो, 1/1 प्लस 6% पावर 0, 1/1 प्लस 6% पावर 1, 1/1 प्लस 6% पावर 2, 1/1 प्लस 6% पावर 3। और फिर जब मैंने ये सारे प्रेजेंट वैल्यूज निकाल ली तो आंसर 83 आ रहा है। ठीक है, यानी कि हमारे पास आईआरआर का जो फॉर्मूला है, आईआरआर इज इक्वल टू A% प्लस एनपीवी ए डिवाइडेड बाई एनपीवी ए माइनस एनपीवी बी मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस A%। उसमें हमारे पास A% आ गया हमारे पास 6%, और एनपीवी ए नेट प्रेजेंट वैल्यू ए जो आ गया ना, वो आ गया 83। सही है। अच्छा, उसके बाद फिर अगले पेयर आते हैं, डिस्काउंट फैक्टर एट, क्योंकि 6% पर आंसर पॉजिटिव आ रहा है ना, तो दूसरा हम 10% ले लेते हैं। जब आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा होता है 6% पर, तो ज्यादा वाला रेट लेते हैं, उस पर आंसर नेगेटिव आने के ज्यादा चांसेस है। अगेन 1/1 प्लस 10% पावर 0, फिर पावर 1, पावर 2, पावर 3। या आप लोग कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा क्विकली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक्सेल है और टाइम भी सेव हो जाए। तो इससे हमारे पास जो आंसर आ रहा है या प्रेजेंट वैल्यू आ रही है, वो आ रही है -22। B% हमारा जो आ रहा है, B% हमने लिया है 10%, और 10% पर हमारी जो एनपीवी आ रही है, एनपीवी आ रही है वो -22 है। ठीक है जी, अब आईआरआर कैसे आता है? आईआरआर का क्या फॉर्मूला था बेटा, याद है? अगर याद नहीं है तो बुक से देखना, A% प्लस एनपीवी ए डिवाइडेड बाई एनपीवी ए माइनस एनपीवी बी मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस A%।
ठीक है, बहुत बार आप पहले भी कैलकुलेट कर चुके होंगे। तो A% प्लस एनपीवी ए डिवाइडेड बाय एनपीवी ए माइनस एनपीवी बी मल्टीप्लाइड बाय बी माइनस A%। ठीक है जी। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरे पास एडवांटेज है, मैं एक्सेल पर कर रहा हूं, आप लोग इसको टाइम लगाकर करेंगे लेकिन करेंगे जरूर। और ये कोई नई चीज नहीं है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या आईआरआर निकालना कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है जो आप पहली बार इस सवाल में कर रहे हो। बहुत बार आप कर चुके हो। क्लियर है? सही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारे पास कन्वर्टेबल बॉन्ड है इसकी जो कॉस्ट पड़ रही है वो 9.11% पड़ रही है। सही है जी। और अब हम फाइनली अपना नया वाला वैट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर हम ऑप्शन नंबर 2 के लिए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 2 के लिए अगर जाते हैं तो हमारे पास एक तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है। ठीक है, उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। फिर हमारे पास मार्केट वैल्यू ऑफ डेट है। उस डेट में अभी एक तो हमारे पास बैंक लोन है। फिर हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेट है बैंक लोन का, वो अपनी जगह इंटैक्ट है। फिर हमारे पास मार्केट वैल्यू ऑफ डेट एक और है, और वो दूसरा है हमारे कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। और फिर कॉस्ट ऑफ डेट है, और ये कॉस्ट ऑफ डेट किसकी है? कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, जो इक्विटी अभी से आपके पास अभी भी है, वही 450 मिलियन। इसमें कोई नई बात नहीं है, अगर आपने चीजें नोट करी हैं ये वही वैल्यू है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज होगी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज होगी क्यों? क्यों चेंज होगी कॉस्ट ऑफ इक्विटी? क्या हम पिछली वाली नहीं ले सकते? नहीं, क्यों? सवाल में लिखा हुआ था दिस प्रोपोजल विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन इक्विटी बीटा टू 1.2। उसने बोला कि अगर आप सेकंड प्रपोजल के लिए जाओगे तो आपका इक्विटी बीटा चेंज हो जाएगा। इक्विटी बीटा चेंज होगा तो जो हमारे पास कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का फॉर्मूला यूज होता है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा इक्विटी इनटू रिस्क प्रीमियम, इससे आंसर 15.6% नहीं आएगा। अच्छा, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 9% है, रिस्क प्रीमियम 6% है। ठीक है ना? तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस इक्विटी बीटा नया वाला मल्टीप्लाइड बाय रिस्क प्रीमियम। ठीक है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न लिया, नया वाला इक्विटी बीटा मल्टीप्लाइड बाय रिस्क प्रीमियम। हमने ये काम किया। हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी इस बार चेंज होगा। हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी इस बार चेंज हो जाएगा और वो 16.2%, 16.20% पर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा, फिर मार्केट वैल्यू ऑफ डेट या बैंक लोन की बात करते हैं। बैंक लोन एज इट इज जहां था वहीं रहेगा, और वो था हमारा कितना? मार्केट वैल्यू ऑफ बैंक लोन, बैंक लोन, बैंक लोन, ये रहा 15 मिलियन। ठीक है जी। अच्छा, इसकी जो कॉस्ट थी वो 11% थी। ये लोन तो हमने चुकाया नहीं है ना, वापस नहीं किया, तो ये लोन तो अभी भी है। अच्छा, फिर हमने नया पैसा कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के जरिए ऑब्टेन किया जो कि 240 मिलियन है। ठीक है, ये नया पैसा हमने लिया। अच्छा, इस नए पैसे की जो कॉस्ट पड़ रही है वो 9.149% है, जिसके लिए हमने बहुत लंबी चौड़ी वर्किंग करी। तो अब फाइनली हम अपना वैक कैलकुलेट कर सकते हैं। और वैक कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा? वैक कैलकुलेट करने के लिए होगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट पहला वाला मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ डेट। अच्छा, लेकिन ये 11% मैंने प्री टैक्स लिया है, पोस्ट टैक्स नहीं लिया। ये 11% मैंने प्री टैक्स लिया है, पोस्ट टैक्स नहीं लिया। तो वैट के फॉर्मूले में अगर आपने कोई कॉस्ट ऑफ डेट लिखा है और वो प्री टैक्स लिया है तो इसको पोस्ट टैक्स बनाने के लिए 1 - टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दो। प्लस एक और डेट है हमारे पास 240 मिलियन का, जिसकी कॉस्ट है 9.149%, लेकिन ये पोस्ट टैक्स है। कैसे?
हम जब कैश फ्लोज बना रहे थे तो हमने टैक्स का इम्पैक्ट वहां ले लिया था। डिवाइड कर दो इसको आप मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ पहला डेट प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ दूसरा वाला डेट। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 13.6% के आसपास का आंसर बन रहा है। ठीक है जी। तो अब मुझे ये बता दो कि ऑप्शन नंबर 1 पर जाओगे या ऑप्शन नंबर 2 पर जाओगे। ऑप्शन नंबर 1 के हिसाब से 15.432% था और ऑप्शन नंबर 2 के हिसाब से 13.619% है। तो आपकी क्या रिकमेंडेशन होगी? आपकी क्या रिकमेंडेशन होगी कि क्या हम ऑप्शन नंबर 1 के लिए जाएं या ऑप्शन नंबर 2 के लिए जाएं? हमारी रिकमेंडेशन ये होगी कि वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर 2। कन्वर्टेबल लोन गिव्स लोअर वैक देन इशुएंस ऑफ राइट शेयर्स। ठीक है जी। अगर हम कन्वर्टेबल लोन्स की तरफ जाते हैं तो हमारा वैक जो है वो कंपैरेटिवली इशुएंस ऑफ राइट शेयर्स से लोअर है, कम है। क्या ये बात क्लियर है अब आप सबको? ठीक है जी।